अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जायजा में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ राबिया सलीम। सबसे पहले दिन न्यूज की जानिब से नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो और हम उम्मीद करेंगे कि साल 2015 खुशियों का साल हो, अमन का साल हो। नए साल के आगाज पर सबसे पहले खुशखबरी। नए साल की पहली खुशखबरी ये है कि पेट्रोल 6 रुपए 25 पैसे और डीजल 7 रुपए 86 पैसे फी लीटर सस्ता हो गया है। इस खबर का जायजा लेंगे, साथ ही साथ ये भी खबरें हैं कि ताजिर और सनतकार अपने प्रॉफिट में कमी नहीं कर रहे, तो हम उनसे भी अपील करेंगे कि वो इसमें कमी करें। ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो किरायों में कमी नहीं कर रहे, हालांकि पेट्रोल की कीमतों में कमी हो गई है तो इनमें भी कमी होनी चाहिए। साथ ही साथ पेट्रोलियम मसनूआत पर नया जीएसटी का निफाज भी हो गया है, जिसको लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। और शहरी इस जीएसटी पर क्या कहते हैं, शहरियों की इस पर राय भी जानना चाहेंगे। साथ ही साथ फौजी अदालतों के कयाम से मुतल्लिक भी आज बात करेंगे। जो सूरत हाल जारी है, कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए वजीर आजम ने आज आला सतह का इजलास तलब कर लिया है और आर्मी चीफ, डीजीआईएसआई, वफाकी वुजरा इसमें शिरकत करेंगे। इजलास में कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद के हवाले से भी इसमें बात होगी। फौजी अदालतों के कयाम समेत दीगर अमूर का इस इजलास में जायजा लिया जाएगा। ये तमाम इश्यूज हैं जिन पर आज हम गुफ्तगू करेंगे और सबसे पहले अवामी राय जानने की कोशिश करेंगे हम। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो कमी की गई है उस पर अवाम काफी खुश नजर आते हैं कि नए साल के आगाज पर ये एक अच्छी खबर है। इस खबर की जानिब बढ़ने से पहले शामिल करेंगे एक ब्रेकिंग न्यूज। चाकर खान में ये खबर मौसूल हो रही है, जख्मी अहलकारों को सीएमएच मुंतकिल कर दिया गया है। चाकर खान के हवाले से ये अहम तरीन खबर मौसूल हो रही है। धमाका हुआ है यहाँ पर, धमाके में एफसी की गाड़ी को निशाना बनाया गया है। अफसोसनाक खबर है, साल का पहला दिन और पहला धमाका हम देख रहे हैं चाकर खान में हुआ है। ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह कर रहे हैं, ये साल का पहला दिन है और ये पहला धमाका हम देख रहे हैं। अफसोसनाक खबर है, धमाका हुआ चाकर खान में। ये धमाका हुआ है जहां पर कहा जा रहा है कि एफसी की गाड़ी को निशाना बनाने की कोशिश की गई। चाकर रोड कब्रिस्तान के करीब ये धमाका हुआ। मुतअद्दिद लोगों के जख्मी होने की इत्तलात है। जख्मी एहलकारों को सीएमएच मुंतकिल कर दिया गया है। चाकर खान रोड पर कब्रिस्तान के करीब धमाका हुआ। एक एफसी एहलकार शहीद हो गया जबकि 3 जख्मी हैं और जख्मियों को सीएमएच मुंतकिल कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से दहशतगर्दों के खिलाफ भी ऑपरेशन जारी है और सारी है और दहशतगर्दों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन दहशतगर्दों की जानिब से भी अपनी मजमूम कार्रवाइयां जारी हैं। और दहशतगर्दों की जानिब से आज एक कार्रवाई की गई। साल के आगाज पर धमाका किया गया जिसमें सिक्योरिटी एहलकारों को निशाना बनाने की मजमूम साजिश की गई उनकी जानिब से। चाकर खान रोड पर कब्रिस्तान के करीब धमाका किया गया। एक एफसी एहलकार शहीद हो गया। अफसोसनाक खबर, 3 एहलकारों के जख्मी होने की इत्तलात है और इन जख्मी एहलकारों को सीएमएच मुंतकिल कर दिया गया है। सिबी के बारे में आपको अपडेट कर रहे हैं। चाकर खान रोड पर कब्रिस्तान के करीब यह धमाका हुआ है जिसमें एक एफसी एहलकार शहीद हो गया है जबकि 3 के जख्मी होने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं और जो जख्मी हैं उनको सीएमएच मुंतकिल कर दिया गया है और उनको तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। साल के आगाज पर अफसोसनाक खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। धमाके से मुतल्लिक चाकर खान रोड पर कब्रिस्तान के करीब धमाका हुआ जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों को निशाना बनाया गया। अहम खबर से और अफसोसनाक खबर से मुतालिक आपको आगाह किया। कुछ भारतीय जारिहत के हवाले से एक ब्रेकिंग न्यूज शामिल करते हैं। भारतीय जारिहत अब भी जारी है और गुज़िश्ता रोज भी हमने देखा कि भारतीय फोर्सेस की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी हुई, फायरिंग की गई। रात शुरू होने वाला फायरिंग का सिलसिला सुबह तक जारी रहा। पंजाब रेंजर्स कहते हैं जवाबी कार्रवाई से भारतीय बंदूकें खामोश हो गईं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, भारत की फायरिंग से 2 रेंजर्स एहलकार शहीद हुए थे। इंतहाई अफसोसनाक खबर, भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से शक्करगढ़ सेक्टर में ये कार्रवाई की है, फायरिंग की है। आपको ये भी बताते चलें कि फ्लैग मीटिंग के दौरान जब एफसी एहलकार, जब रेंजर्स एहलकार जा रहे थे, इसी बहाने भारत की जानिब से फायरिंग की गई और हमारे रेंजर्स एहलकारों को निशाना बनाने की मजमूम और घिनौनी कार्रवाई की और फायरिंग का निशाना बनाया जिससे हमारे 2 रेंजर्स एहलकार शहीद हो गए।
जवाबी कार्रवाई से भारतीय बंदूकें खामोश हो गईं। पंजाब रेंजर्स की जानिब से भी बताया गया है कि भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई। इसी से मुतालिक मजीद अपडेट्स हासिल करेंगे। मियां मोहम्मद इशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। मियां इशफाक, सबसे पहले तो बताइएगा, गुज़िश्ता रोज भारत की जानिब से फायरिंग की गई और उसके नतीजे में हमारे 2 एहलकार शहीद हो गए। उसके बाद से अब तक क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, कल भारतीय फोर्सेस की जानिब से अपनी नौयत का ये अनोखा फायरिंग का वाक़या है, जिसमें भारतीय फोर्सेस की जानिब से फ्लैग मीटिंग कॉल की गई। जिस मीटिंग को अटेंड करने के लिए चिनाब रेंजर के 2 एहलकार जब मुतलका पॉइंट पर पहुंचे, तो पॉइंट पर पहुंचते ही भारतीय फोर्सेस की जानिब से बिला स्टाइल फायरिंग का आगाज कर दिया गया, जिसके नतीजे में दोनों एहलकार जो हैं वो शदीद जख्मी हो गए। और बाद पाकिस्तान चिनाब रेंजर जो है उन एहलकारों को, जख्मी एहलकारों को जैसे ही उठाने के लिए जाती, भारतीय फोर्सेस की जानिब से फायरिंग का आगाज कर दिया जाता और बिलआखिर मुसलसल खून बहने की वजह से जो है वो दोनों एहलकार जो हैं वो शहीद हो गए। तो दोनों की शहादत के बाद फायरिंग का सिलसिला आज सुबह तक जो है वो भारतीय फोर्सेस की जानिब से जो है वो जारी रहा है। भारतीय फोर्सेस की फायरिंग की वजह से शकरगढ़ सेक्टर के अलावा दीगर सेक्टर पर भी खौफ व हरास पाया जाता है। जी मोहम्मद इशफाक, जैसा कि कल फ्लैग मीटिंग के बहाने बुलाया गया और हमारे रेंजर्स को निशाना बनाया गया, क्या आज मामूल के मुताबिक फ्लैग मीटिंग होगी या नहीं? जी नहीं, अभी तक तो इस हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। अभी तक तो जो है वो इंतहाई हालात कशीदा हैं और भारतीय फोर्सेस की जानिब से की जाने वाली फायरिंग का सिलसिला जो है वो फिर से जारी है। यहाँ पर तक मैं आपको बताता चलूँ कि भारतीय फोर्सेस की जानिब से साल भर जो है वो 39 दफा मुख्तलिफ सेक्टर्स पर जो है वो फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में साल भर में 18 पाकिस्तानी जो हैं वो शहीद हुए। तो भारत की जानिब से ये फायरिंग का सिलसिला जो है वो जारी रहता है और यूं लगता है कि ये जो है वो भारत का जंगी जुनून है, ये कहीं जाके थमने का नाम नहीं ले रहा। जो है सैकड़ों जो है वो घर, लोगों के जो गांव हैं वो मुतासर हुए, बेशुमार लोगों के जो है वो अमलाक का नुकसान हुआ, घरों के घर तबाह हो गए, मसाजिद और जानवरों तक को निशाना बनाया गया। तो ये भारत का जंगी जुनून कम होता नजर नहीं आ रहा। और पिछले दिनों जिन दिनों में भारतीय फोर्सेस की जानिब से फायरिंग का सिलसिला जो है वो जारी रखा जाता था, तो वो हजारों लोगों को हिजरत करना पड़ी और अब आज एक दफा से फिर जो है वो लोग हिजरत करने पर मजबूर हो रहे हैं और सोच रहे हैं कि भारतीय फोर्सेस की ये फायरिंग का सिलसिला आखिर कब जाके थमेगा। जी मोहम्मद इशफाक, ये बताइएगा कि गुज़िश्ता रोज से ये फायरिंग का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। हुकूमत का कोई मौकफ सामने आया या एहतजाज सामने आया इस पर? जी, मुकामी लोगों की जानिब से तो एहतजाज किया जा रहा है और खुद तर्जुमान पाकिस्तान की जानिब से भी ये कहा गया है कि हम अपने इस पर जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। तो बहरहाल पाकिस्तान की जानिब से तोहफे तोहफ़ जाते रहे, साल भर जो है वो अमन की कोशिशें की जाती रहीं और भारत की जानिब से जो है वो जंग की कोशिशें की जाती रहीं। तो मुंह में छुरी और मुंह में राम राम और बगल में छुरी का ये अनोखा वाकया है कि एक तरफ भारत खुद ही बुलाता है फ्लैग मीटिंग के लिए और फ्लैग मीटिंग पे जाने वालों के साथ ये सलूक किया जाता है कि उनके ऊपर फायरिंग कर दी जाती है। तो ये जनेवा कनेक्शन जो मुआहदा है उसकी भी खिलाफ वर्जी है और आलमी कवानीन की भी ये खिलाफ वर्जी है। तमाम मैं यहाँ पर आपको ये बताता चलूँ कि पिछले दिनों होने वाली फायरिंग के नतीजे में 2 दफा अक़वाम मुत्तहिदा के जो ऑब्जर्वर हैं उन्होंने सियालकोट का दौरा किया और सरहदी इलाकों के जाके विजिट किया और खुद जाके अपनी आंखों से भारतीय बर्बरियत को देखा, लेकिन उसके बावजूद जो है वो आलमी ताकतें खामोश हैं और यकीनन ये एक लम्हा फिक्रिया है। जी बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद इशफाक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इस अहम खबर के हवाले से भारतीय जंगी जुनून खत्म होने का नाम नहीं ले रहा और भारत की जानिब से गुज़िश्ता रात से ही फायरिंग का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। ताहम चिनाब रेंजर्स की भरपूर जवाबी कार्रवाई के बाद भारतीय तोपें और बंदूकें खामोश हो गई। शामिल करते हैं एक बहुत ब्रेकिंग न्यूज जो कि हमें मौसूल हो रही है। अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मुतालिक मरकजी रनवे तीसरे रोज भी बंद है। रनवे पर मौजूद निजी तैयारे की मरम्मत का काम जारी है। अहम खबर मौसूल हो रही है अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मुतल्लिक तैयारे की मुरम्मत का काम मुकम्मल करके आज रनवे बहाल कर दिया जाएगा। तर्जुमान सिविल एविएशन का ये कहना है। मरकजी रनवे आज तीसरे रोज भी बंद है।
तैयारे की मरम्मत का काम जारी है। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मरकजी रनवे है ये, जिसके तीसरे रोज भी ये बंद है और रनवे पर मौजूद निजी तैयारे की मरम्मत का काम जारी है। और आज कहा जा रहा है कि मरम्मत का जो अमल है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा और आज रनवे बहाल कर दिया जाएगा। तर्जुमान सिविल एविएशन का ये कहना है कि तैयारे की मुरम्मत का काम आज मुकम्मल कर लिया जाएगा और रनवे को बहाल कर दिया जाएगा। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मुतालिक ये अहम खबर मौसूल हो रही है। मरकजी रनवे पिछले 3 रोज से बंद है। रनवे पर मौजूद निजी तैयारे में एक खराबी हो गई थी, जिससे मुतालिक भी हमने आपको अपडेट किया था। इसी तैयारे की मरम्मत का काम इस वक्त जारी है और ये काम मुकम्मल करके आज रनवे बहाल कर दिया जाएगा। तर्जुमान सिविल एविएशन की जानिब से कहा गया है कि आज रनवे बहाल कर दिया जाएगा। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। तीसरे रोज भी रनवे जो है वो बंद है, लेकिन आज कहा जा रहा है तर्जुमान सिविल एविएशन की जानिब से कि रनवे बहाल कर दिया जाएगा। अहम ब्रेकिंग न्यूज जितनी भी हमें मौसूल हुई हमने आपको अपडेट किया। नया साल है और इस पर कुछ अफसोसनाक खबरें भी मौसूल हो रही हैं, लेकिन जैसा कि प्रोग्राम के शुरू में मैंने आपसे बात की, नए साल की पहली खुशखबरी ये है कि पेट्रोल 6 रुपए 25 पैसे सस्ता हो गया है, जबकि डीजल 7 रुपए 86 पैसे फी लीटर सस्ता हो गया है। शहरी जो है इस पर काफी खुश नजर आते हैं कि हुकूमत की जानिब से साल के आगाज पर ही एक खुशखबरी दे दी गई है और यकीनी तौर पर एक अच्छी खबर है जिससे आवाम को रिलीफ मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ एक प्रॉब्लम यह भी है कि जीएसटी में इजाफा कर दिया गया है और इसको साथ साथ लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज भी किया गया है। इस पर बाज लोग ये कहते हैं कि जीएसटी में इजाफा कर दिया गया है, जिससे बात तो एक ही हो गई है कि अगर आप पेट्रोल की कीमत कम कर रहे हैं, जीएसटी में इजाफा कर दिया है, तो आवाम पर तो बोझ उतना ही पड़ेगा जितना पहले पड़ता था। लेकिन बाज लोग खुश भी हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि ताजिर और जो सनतकार हैं वो अपने प्रॉफिट में कमी नहीं कर रहे, जैसा कि अब आलमी सतह पर भी और मुल्की सतह पर भी कीमतों में कमी हो रही है दीगर मसनूआत में भी, लेकिन उनकी जानिब से प्रॉफिट में कमी नहीं की जा रही है। तो ताजिर हजरात से भी हम यही अपील करेंगे कि वो कमी करें और ताकि आम आवाम को रिलीफ मिल सके। और जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो बजिद नजर आ रहे हैं और किरायों में कमी नहीं कर रहे। इस पर शहरी परेशान हैं कि जब पेट्रोल की कीमत में कमी हो गई है तो फिर किरायों में भी कमी वाक़ई होनी चाहिए। इन ट्रांसपोर्टर्स के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे। ताजिरों के, सनतकारों के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये भी हम जानने की आज कोशिश करेंगे, इसका भी जायजा लेंगे। और साथ ही साथ आवाम इस तमाम तर सूरत हाल पर क्या कहते हैं, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। बात कर रहे हैं, नए साल का आगाज है और ये पहली खुशखबरी है जो कि हमें मिल रही है, आवाम को मिल रही है कि पेट्रोल जो है वो 6 रुपए 25 पैसे सस्ता हो गया है। साथ ही साथ डीजल भी 7 रुपए 86 पैसे फी लीटर सस्ता हो गया है। लेकिन जीएसटी में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जीएसटी में इजाफा कर दिया गया है, इस पर बाज लोग नाला नजर आते हैं और उनका ये कहना है कि बात तो एक ही हो गई है कि पेट्रोल अगर आप सस्ता कर दें और जीएसटी में इजाफा कर दें तो इससे रिलीफ नहीं मिलेगा। अवाम की क्या राय है ये भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और भी मुख्तलिफ इश्यूज हैं जिन पर बात करेंगे, लेकिन अभी हम आपको अपडेट कर रहे हैं नए साल की पहली खुशखबरी के हवाले से। साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि गुज़श्ता रोज भी हमारी जानिब से आपको आगाह किया गया, आटे की कीमत में कमी की गई और 20 किलो आटे के थैले की कीमत जो थी वो 25 रुपए कम की गई है। ये भी एक बहुत खुशखबरी की बात है और ये भी एक अच्छा इकदाम है जो कि हुकूमत की जानिब से लिया गया। आवाम को कुछ रिलीफ मिलेगा और बहुत से लोगों की तवक्कुआत है 2015 जो कि नया साल है, इसमें बहुत सी तवक्कुआत हैं लोगों की कि यकीनी तौर पर कोई ना कोई रिलीफ जरूर मिलेगा और साथ ही साथ दहशतगर्दी के खिलाफ जो हम जंग लड़ रहे हैं उसमें भी कामयाबी हासिल होगी। एक ब्रेकिंग न्यूज हमें मौसूल हो रही है, उससे आपको आगाह करते हैं। वज़ारत दाखिला की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया ज़कीर रहमान केस से मुतालिक हम आपको अपडेट कर रहे हैं। इनकी रिहाई का हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। वज़ारत दाखिला की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई है। अहम खबर मौसूल हो रही है मुंबई हमला केस से मुतालिक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ज़कीर रहमान लखवी की नजरबंदी खत्म नहीं करेगी। अहम खबर मौसूल हो रही है, इनकी रिहाई को चैलेंज कर दिया गया है और इनकी रिहाई का हाई कोर्ट का फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। हाई कोर्ट की जानिब से इनकी रिहाई का फैसला हुआ, लेकिन इस फैसले को अब चैलेंज कर दिया गया है वज़ारत दाखिला की जानिब से।
सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी गई है। हाई कोर्ट ज़कीर रहमान लखवी की नजरबंदी की जो दरखास्त थी उसको खत्म नहीं कर सकती। दरखास्त में ये मौकफ अपनाया गया है। हमें सुने बगैर मुलजिम की रिहाई का फैसला किया गया। विफाकी हुकूमत की दरखास्त में ये कहा गया है कि हमें सुने बगैर इसकी रिहाई का फैसला किया गया। मुंबई हमला केस से मुतालिक हम आपको अपडेट कर रहे हैं। हाईकोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया जाए। और अब कुछ बात करेंगे फौजी अदालतों के कयाम से मुतालिक, जिस पर बाज जमातें मुत्तफिक नजर आ रही हैं, बाज मुत्तफिक नजर नहीं आ रही हैं। कौमी राय क्या है, अवामी राय क्या है, वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जब हमने देखा एपीसी का इजलास हुआ उसमें तमाम जमातें इस फैसले पर मुत्तफिक नजर आई, लेकिन इजलास खत्म हो जाने के कुछ ही दिन बाद यानी 2 दिन बाद हमने देखा कि एक एक करके तमाम जमातें इसकी मुखालिफत में लग गई। और जैसा कि आईनी तरमीम से मुतालिक भी कहा जा रहा है, बाज हमारे माहिर कानून ये कहते हैं कि आइन में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है कि फौजी अदालतों का कयाम अमल में लाया जाए, और अगर इतना ही जरूरी है, अगर वक्त की जरूरत है ही, तो फिर आइन में तरमीम किए बगैर भी फौजी अदालतों का कयाम अमल में आ सकता है। अवामी राय क्या है इस पर ये जानते हैं। हमारे नुमाइंदे अली नियाजी हमारे साथ मौजूद हैं। अली नियाजी, फौजी अदालतों के कयाम से मुताल्लिक हम जानना चाहेंगे, अवाम क्या कहते हैं। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि फौजी अदालतों का कयाम होना चाहिए या नहीं। अली नियाजी से हम राब्ता करने की कोशिश करेंगे नाज़रीन, और अवामी राय भी इस पर जानना चाहेंगे कि फौजी अदालतों का कयाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। एक राय हमारे सामने ये भी है, बाज तज्जियाकार, बाज रहनुमा ये कहते हैं कि जब हमारी मौजूदा अदालतें हैं उनको ही एक्टिव होना चाहिए और उन्हीं में स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, बिजाय इसके कि हम फौजी अदालतों का कयाम अमल में लाएं। और फौजी अदालतों का कयाम तो सिर्फ मार्शल लॉ में होता है। कुछ इस तरह की आरा भी हमारे सामने आ रही हैं, और लोगों का यही कहना है कि अगर हम अपने जजेस को ज्यादा उनको हम सपोर्ट करें, उनकी सिक्योरिटी में इजाफा किया जाए, तो वो भी सख्त फैसले ले सकते हैं। और एक सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर हम फौजी अदालतें कायम कर देते हैं तो फिर हमारी मौजूदा अदालतों की क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी। क्या हम खुद से कुछ भी नहीं कर सकते? क्या हमें हर मरहले में फौज की मदद लेने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाती है? ये भी एक सवाल है जो कि सामने आ रहा है। और साथ ही साथ एक ये भी सवाल है कि फौजी अदालतों का कयाम सियासतदानों का एहतसाब भी होगा। क्या सियासतदान अपने एहतसाब से डरते हैं? जो बात सियासतदान ये कह रहे हैं कि फौजी अदालतें कायम ना की जाएं, क्या उनको ऐसा लगता है कि उन फौजी अदालतों में उनके खिलाफ भी मुकदमात चल सकते हैं? और फौजी अदालतों में क्या सिर्फ दहशतगर्दी के केसेस की समाअत होगी या दीगर केसेस की भी समाअत होगी? माहिर कानून हमारे साथ मौजूद होंगे, अब से कुछ देर बाद उनसे भी इस पर राय जानने की कोशिश करेंगे। अली नियाजी हमारे साथ एक मरतबा फिर से मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि अवाम की क्या राय है। अली नियाजी, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अवाम क्या कहते हैं, फौजी अदालतें बननी चाहिए या नहीं? जनाब, बिल्कुल आज साल का पहला दिन है और 2014 का इख्तिताम पजीर हुआ, 2015 शुरू हो चुका है। और बहुत ही जो 2014 था वो एक हसास साल उसे करार दिया जा सकता है, क्योंकि फौजी अदालतों का क़याम जो है 2015 में वो बड़ा ही एक अहम रोल अदा कर सकता है। हमारे साथ इस वक्त वकला मौजूद हैं, हम इनसे इनकी राय जानेंगे कि 2015 में, जैसा कि आपने कहा कि 2015 में हम इनसे ये जानने की कोशिश भी करते हैं कि 2015 में ये क्या देखते हैं, क्या फौजी अदालतें जो हैं उनके पास सिर्फ दहशतगर्दी के मुकदमात ही होने चाहिए, या वो मुकदमात में जो बड़ी अहमियत के हामिल रखते हैं उनको भी फौजी अदालतों में ट्रांसफर किया जाए, ताकि जो मुकदमात की समाअत है वो जल्द अज जल्द मुकम्मल हो सके। और जो जुडिशरी लिहाज के फौजी अदालतें जो हैं वो अपना काम कर रही हैं, क्या वो बेहतर और ऐसा अंदाज में अपना काम कर पाएंगी कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी के नासूर से भी निजात मिल सके? इसके अलावा दीगर जो मसाइल हैं लॉ एंड ऑर्डर के, उन पर भी क्या काबू पाया जा सकता है? हम इनसे जरूर जानना चाहेंगे। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आप ये बताइएगा, क्या दहशतगर्दी के लिए जो इस वक्त दहशतगर्दी खास अदालतें, फौजी अदालतें बनाई गई हैं, उनमें सिर्फ दहशतगर्दी के मुकदमा डिस्कस होने चाहिए या दूसरे मजीद जो अहम मुकदमात हैं वो भी उनमें ले जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको नए साल की मुबारकबाद पेश करता हूँ। फौजी अदालतें जो हैं वो आज की ज़रूरत हैं। जिस तरह के दहशतगर्दी जड़ पकड़ती रही है, आपने देखा 2014 जो है बड़ा ही मनहूस साल रहा और हमारे मुल्क में दहशत गर्दों ने तकरीबन कब्जा कर लिया था और हमारे तमाम मुज़ाकरात नाकाम हो चुके थे। लेकिन मेरे ख्याल से हमारी फ़ौज ने जो बर वक्त जो कदम उठाया है ऑपरेशन का, ज़रबे अज़ब का, और उसमें हम काफ़ी हद तक कामयाबी हुए हैं। और आप देखते हैं कि हमारे मुल्क में अब दहशत गर्दी काफ़ी कम हो गई है। तो उसके बाद ये जो वाक़या हुआ है पेशावर वाला,
اس میں اس کے بعد جو ہماری یہ جو فوج نے عدالتیں بنانے کا فیصلہ کیا ہے ہماری حکومت نے، یہ میرے خیال سے تو بالکل وقت کی ضرورت ہے اور اس کو بالکل ہونا چاہیے تھا، اور اس میں صرف دہشت گردی کی ہی جو کیسز ہیں وہی ان کی سنائی ہونی چاہیے، اور یہ ایک مخصوص وقت کے لیے ہونی چاہیے، پرماننٹ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جو سول عدالتیں ہیں وہ بھی اپنا کام ٹھیک کر رہی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ جو ایک ایکسٹرا برڈن تھا جو کہ فوج نے اپنے کندھوں پر اٹھایا ہے، اور امید ہے کہ ہماری فوج اس میں بھی کامیاب ہو جائے گی اور پاکستان میں انشاءاللہ امن قائم ہو جائے جی بالکل، فوج ہماری اس قابل ہے کہ دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دے، اور یہ فوجی عدالتیں بھی یقینی طور پر انہیں معاون و مددگار بہت حد تک ثابت ہوں گی کہ جو جوڈیشری میں بعض فلاز آئے اور بعض جو چیزیں دیکھی گئی اس کے بعد فوجی عدالتوں کے قیام کا فیصلہ کیا گیا، وہ یقینی طور پر ایک مثبت قدم ہوگا اور یقینی طور پر دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے میں کافی مددگار بھی ثابت ہوگا۔ علی نیازی، اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو ہم وکلا سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اے پی سی میں تمام سیاسی جماعتوں نے حامی بھری فوجی عدالتوں کے قیام کے لیے، لیکن اے پی سی کے چند دن بعد، 2 روز بعد ہی بلکہ ہم نے دیکھا ایک ایک کر کے تمام جماعتیں اس کی مخالفت میں آ گئیں، تو ان سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کیا سیاستدان جو ہیں وہ خوفزدہ ہیں اپنے احتساب سے بھی؟ جی بالکل، یہ بھی ان سے جاننا چاہیں گے۔ اچھا، آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جب اے پی سی ہوئی، تمام سیاسی پارٹیز ایک ٹیبل پر بیٹھی اور یہ ڈیسائیڈ کیا گیا فوجی عدالتیں بھی بنے گی، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد بعض سیاسی جماعتوں نے اس کی مخالفت بھی کی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سیاستدان گھبرا گئے کہ شاید ان کا بھی احتساب ہو جائے گا؟ بالکل ایسی ہی بات ہے، کیونکہ ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کا بھی یہ خیال ہے کہ کل کو ایسا نہ ہو کہ جیسے احتساب عدالتیں بنی تھی اور احتساب عدالتوں میں سب سے پہلے ان کو ہی گھسیٹا گیا، اور اسی وجہ سے وہ جو ہے کہ ان فوجی عدالتوں سے بھی خائف ہیں کہ شاید کل کو یہ نہ ہو کہ ہمارے مقدمات جو ہیں ان کو بھی اٹھا کے فوجی عدالتوں میں بھیج دیا جائے اور پھر جو ہے کہ ہمیں فوجی عدالتوں کو فیس کرنا پڑے۔ اس وجہ سے وہ جو ہے کہ ان فوجی عدالتوں کی مخالفت کر رہے ہیں، جبکہ میرا خیال ہے کہ یہ فوجی عدالتوں کا جو قیام ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس میں ہماری فوجی عدالتیں قائم تو ہو گئی ہیں، ان پہ عمل درآمد کرانے کے لیے اور اس کے لیے سمری ٹرائل ہونا چاہیے تاکہ یہ جو دہشت گرد پکڑے جاتے ہیں ان کو، جیسے ہماری عام عدالتوں میں ہوتا ہے کہ 10-10 سال ایک کیس جو ہے وہ لٹکا رہتا ہے اور اس کے بعد جب ملزم کو سزا ہوتی ہے سزائے موت، تو سزائے موت کی اپیل ہی اس کی 5 سال کے بعد ہائی کورٹ میں سنوائی کے لیے نکلتی ہے، تو کم از کم ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس میں سمری پروسیڈنگ ہونی چاہیے، اور اس کے بعد جناب ہماری عدالتیں، یہ جو فوجی عدالتیں ہیں ان کو عمل درآمد کا پورا اختیار ہونا چاہیے کہ جس بندے کو سزائے موت دی گئی ہے ودن 3 منتھ یا 2 منتھ اس کا فیصلہ کیا جائے اور اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے وہ شخص نشان عبرت بنے اور دوسرے لوگ اس سے سبق سیکھیں اور آئندہ دہشت گردی کو اوائڈ کرنے کی کوشش کریں۔ بالکل، بہت شکریہ علی نیازی، ہم آپ سے دوبارہ بھی رابطہ کریں گے اور اس تمام تر صورتحال پر وکلا کی اور شہریوں کی رائے بھی جانیں گے۔ ایک بریکنگ نیوز سے آپ کو آگاہ کرتے جائیں کہ آرمی چیف جنرل واحد شریف کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس سے متعلق خبر موصول ہو رہی ہے۔ یہ اہم ترین خبر ہے اور یقینی طور پر یہ کور کمانڈرز کانفرنس انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ آرمی چیف جنرل واحد شریف کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ذرائع یہ بتاتے ہیں انسداد دہشت گردی کے لیے جاری آپریشن پر تبادلہ خیال ایجنڈے میں شامل ہے۔ یہ اہم خبر ہے جس سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، جیسا کہ ہماری سیکیورٹی فورسز کی جانب سے دہشت گردی کے خلاف بھرپور آپریشن ہو رہا ہے، اسی آپریشن سے متعلق یہ کور کمانڈرز کانفرنس ہے جس میں تبادلہ خیال ایجنڈے میں شامل ہے۔ ذرا یہ بتا رہے ہیں آرمی چیف جنرل واحد شریف کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس سے متعلق ذرا یہ بتاتے ہیں اہم خبر ہے یہ اور انتہائی اہمیت کی حامل یہ کور کمانڈرز کانفرنس جس میں دہشت گردی کے لیے جاری آپریشن پر تبادلہ خیال ایجنڈے میں شامل ہے۔ اس کور کمانڈرز کانفرنس کے ایجنڈے سے متعلق بھی ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، دہشت گردی کے خلاف جو آپریشن جاری ہے اس پر اس کانفرنس میں تبادلہ خیال ہوا ہے۔ انسداد دہشت گردی کے لیے جاری آپریشن پر تبادلہ خیال ایجنڈے میں شامل ہے آرمی چیف جنرل واحد شریف کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس۔ ذرا یہ بتاتے ہیں یہ اہم ترین کانفرنس ہے جس سے متعلق ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ دن نیوز پر ابھی وقت ہو گیا ہے شارٹ بریک کا، بریک کے بعد ہیڈ لائنز ہوں گی اور ہیڈ لائنز کے بعد جب واپس آئیں گے تو تمام صورتحال پر بات کریں گے اور سال 2015 شروع ہو گیا ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ آپ دیکھتے رہیے دن نیوز۔
अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम जायजा में एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और मैं हूं राबिया सलीम। सबसे पहले शामिल करते हैं ब्रेकिंग न्यूज। आर्मी चीफ की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जारी है। कौमी एक्शन प्लान और फौजी अदालतों के कयाम पर गौर। जनरल वाहिल शरीफ ये कहते हैं कि कौम और मुसल्लह अफवाज मिलकर मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। ये अहम खबर है जिससे आपको आगाह कर रहे हैं। आर्मी चीफ की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जारी है। इस कॉन्फ्रेंस के एजेंडे में शामिल है इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से जो प्लान तश्कील दिया जा रहा है उस पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ जनरल वाहिल शरीफ की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जारी है। कौमी एक्शन प्लान और फौजी अदालतों के कयाम पर गौर हो रहा है। जनरल वाहिल शरीफ कहते हैं कौम और मुसल्लह अफवाज मिलकर मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। ब्यूरो चीफ मुमताज भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में तफसीलात जानते हैं। मुमताज भट्टी, बताइएगा, मुसल्लह अफवाज मिलकर दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे, इस अज़्म का इजहार किया जा रहा है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से मुतालिक मजीद बताइएगा। देखिए, इंतहाई अहम ये गैर मामूली इजलास है इस हवाले से कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो मंथली बेसिस पर होती है उसका वो बुलाई जाती है 7 से 11-12 तारीख के दौरान। लेकिन ये अचानक बुलाई गई है, हंगामी तौर पे ये कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, मामूल से पहले बुलाई गई है और इसकी जो इंटरनल सिक्योरिटी है पाकिस्तान की उसके हवाले से अहम तरीन अमूर इसमें जेरे बहस हैं। बिलखसूस फौजी अदालतों के हवाले से जो सियासी क़यादत के साथ अब तक की मुशावरत हुई है वो जेरे बहस है और बिलखसूस जो एक और एजेंडे का पॉइंट है बड़ी अहमियत का हामिल, वो वर्किंग बाउंड्री की सूरत हाल है, जिसके बारे में कल जो पेश आई इंडियन भारतीय BSF की तरफ से जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, की उनकी तरफ से 2 रेंजर्स एहलकारों को शहीद किया गया था और फ्लैग मीटिंग पर बुलाकर उनको निशाना बनाया गया। तो वर्किंग बाउंड्री की सूरत हाल और भारत के साथ ताल्लुकात भी इस पर जो है वो एजेंडे पर हैं। इंतहाई अहमियत की हामिल है, बड़े फैसले होने की तवक्को है इसमें, बिलखसूस एक ऐसे वक्त में जब सियासी क़यादत रिलैक्टेंट है कुछ फैसलों पर और एक दफा जो है वो फौजी क़यादत के सामने बैठकर एग्री किया गया फौजी अदालतों के हवाले से और बाज़ उसके मुतज़ाद बयानात दिए गए। ये सारी सूरत हाल इसमें अंडर डिस्कशन आएगी और गैर मामूली अहमियत की हामिल ये कॉन्फ्रेंस जारी है और तवील दौरानिए की होगी। उसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुलाकात है वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ से और DGSI भी इस मुलाकात में शरीक होंगे, जिसमें जो पॉलिटिकल इनपुट है वो मियां नवाज शरीफ सामने रखेंगे जो सियासी जमातों के साथ उनकी अब तक मुशावरत हुई है, क्योंकि आज कौमी असम्बली का इजलास भी है और तवक्को ये की जा रही है कि फौजी अदालतों के हवाले से आईनी तरमीम जो है उसमें आज टेबल की जा सकती है, पेश की जा सकती है। ठीक, बहुत शुक्रिया मुमताज भट्टी, ब्यूरो चीफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे इस अहम खबर से मुतालिक। आर्मी चीफ जनरल वाहिल शरीफ की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जारी है और ये एक गैर मामूली इजलास है, ब्यूरो चीफ मुमताज भट्टी ने हमें बताया, और बड़े फैसलों की इस इजलास में तवक्को की जा रही है। अहम खबर से आपको आगाह किया, कराची के बारे में एक अफसोसनाक खबर मौसूल हो रही है। कराची में एक मरतबा फिर से आतिश ज़दगी का वाकया पेश आया है। कराची के बारे में गुलिस्तान जौहर की फर्नीचर मार्केट में आग भड़क उठी है। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। अहम खबर मौसूल हो रही है, कराची में एक मरतबा फिर से आतिश ज़दगी का वाकया पेश आया है। गुलिस्तान जौहर की फर्नीचर मार्केट में आग भड़क उठी है। क्या वजूहात थी आग लगने की, इस बारे में अभी कुछ मालूम नहीं हो सका। ताहम फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां इस वक्त आग बुझाने में मसरूफ हैं। आग की शिद्दत बहुत ज्यादा बताई जाती है और इस वक्त फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां इस आग पर काबू पाने में मसरूफ दिखाई दे रही हैं। अहम खबर से आपको आगाह करे हैं कराची के बारे में, गुलिस्तान जौहर में ये आतिशज़दगी का वाकया पेश आया है। इसमें कितना माली नुकसान हुआ इस बारे में अभी कुछ भी कहना काबिल इस वक्त होगा। ताहम आपको ये बता दें कि गुलिस्तान जौहर की फर्नीचर मार्केट है जहां पर आग भड़क उठी है। मेहर हमीद अनवर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मजीद अपडेट्स हासिल करते हैं। मेहर हमीद अनवर, आग लगने की कोई वजह मालूम हो सकी? जी बिल्कुल, ये गुलिस्तान जौहर का इलाका है और यहाँ पर जो है फर्नीचर मार्केट है जहाँ पर अभी इस वक्त आग लग चुकी है और फायर ब्रिगेड की जो 5 गाड़ियां हैं वो इस आग को बुझाने में मसरूफ हैं। दूसरी जानब मैं आपको बताऊं कि कराची में जैसे जैसे आपने पिछले दिनों देखा कि इतनी बड़ी आग लगी और उसके बावजूद जो है कोई वाज़ेह इक़दाम नहीं किए जा रहे कि इस आग के हवाले से जो है कोई जो है हिकमत अमली तैयार की जाए। ये आग जो है इस वक्त 5 गाड़ियां जो है आग लगाने में मसरूफ हैं और इसमें जो है फायर जो है
पानी की भी कमी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि गाड़ियों को जो है पानी दूर से लाना पड़ रहा है। फर्नीचर मार्केट है गुलिस्तान जौहर की जो है ये बड़ी मार्केट है, जो इस वक्त इसमें आग लगी हुई है। 5 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ है। जी बहुत शुक्रिया महर हमीद अनवर, नुमाइंदा दिन न्यूज, आप हमें अपडेट कर रहे थे। गुलिस्तान जौहर की फर्नीचर मार्केट में आग भड़क उठी है और फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां इस वक्त आग बुझाने में मसरूफ हैं। ताहम अभी तक ये नहीं पता चल सका है कि आग लगने की क्या वजूहात थी। गुलिस्तान जौहर की फर्नीचर मार्केट में आग भड़क उठी है और ये तशवीशनाक अमर है कि एक के बाद एक आतिशज़दगी का वाकया पेश आ रहा है और इसकी रोकथाम के लिए फिल वक्त कोई इंतजाम दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक और अहम खबर हमें मौसूल हो रही है। मुल्क में 3 नई खुसूसी अदालतें कायम कर दी गई हैं। नई खुसूसी अदालतें लाहौर, पेशावर और कोयटा में कायम की गई हैं। ये अहम खबर मौसूल हो रही है कि मुल्क में 3 नई खुसूसी अदालतें कायम की गई। मुकर्रब खान लाहौर, जफर अली खोसा कोयटा, अनवर अली पेशावर में खुसूसी अदालत के जज मुकर्रर कर दिए गए हैं। मुल्क में 3 नई खुसूसी अदालतें कायम कर दी गई हैं और आपको ये बताते चलें कि ये इंतहाई अहम इकदाम उठाया गया है। नई खुसूसी अदालतें लाहौर, कोयटा और पेशावर में कायम की गई हैं और इनके जजेस भी मुकर्रर कर दिए गए हैं। मुकर्रब खान लाहौर के, जफर अली खोसा कोयटा और अनवर अली पेशावर के खुसूसी अदालत के जज मुकर्रर कर दिए गए हैं। मुल्क में ये 3 नई खुसूसी अदालतें कायम की गई हैं। ये इंतहाई अहम खबर है जिससे आपको आगाह कर रहे हैं कि 3 नई खुसूसी अदालतों का कयाम अमल में आया है और नई खुसूसी अदालतें लाहौर, पेशावर और कोयटा में कायम की गई हैं। इन 3 शहरों में कायम की गई हैं। मुकर्रब खान लाहौर, जफर अली खोसा कोयटा और अनवर अली पेशावर में इन खुसूसी अदालतों के जज मुकर्रर कर दिए गए हैं। ये अहम खबर है, बहुत ही अहम खबर जिससे आपको आगाह कर रहे हैं। मुल्क में ये 3 नई खुसूसी अदालतें कायम कर दी गई हैं और उनमें खुसूसी मुकदमात की समाअत की जाएगी। नई खुसूसी अदालतें लाहौर, पेशावर और कोयटा में कायम कर दी गई हैं और इन तीनों खुसूसी अदालतों के जजेस भी मुकर्रर कर दिए गए हैं। इस अहम खबर से मुतालिक हमने आपको अपडेट किया। शामिल करते हैं एक और ब्रेकिंग न्यूज और ये खबर मौसूल हो रही है कि शाहीन एयरलाइन के एक तैयारे को लाहौर एयरपोर्ट रनवे से हटा दिया गया है। शाहीन एयरलाइन के तैयारे से मुतालिक ये खबर मौसूल हो रही है। पीआईए के इंजीनियरिंग अमले ने तैयारे को हटा दिया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। पीआईए के इंजीनियरिंग अमले ने इस तैयारे को हटाया है। शाहीन एयरलाइन को लाहौर एयरपोर्ट के रनवे से हटा दिया गया। पीआईए के इंजीनियरिंग अमले ने इस तैयारे को हटाया है। ये अहम खबर है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं। शाहीन एयरलाइन को लाहौर एयरपोर्ट के रनवे से हटा दिया गया है। अहम तरीन खबर है ये, शाहीन एयरलाइन के एक तैयारे को लाहौर एयरपोर्ट रनवे से हटा दिया गया है। क्या वजूहात हैं इस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। फिल वक्त आपको ये बता दें कि शाहीन एयरलाइन के एक तैयारे को लाहौर एयरपोर्ट के रनवे से हटा दिया गया है। ये ब्रेकिंग न्यूज है जो कि मौसूल हो रही है। पीआईए के इंजीनियरिंग अमले ने तैयारे को हटाया है। क्या वजूहात है इस तैयारे को हटाने की, इस बारे में कुछ भी कहना कबल अज वक्त होगा। ताहम ये खबर मौसूल हो रही है कि शाहीन एयरलाइन के तैयारे को लाहौर एयरपोर्ट के रनवे से हटा दिया गया है। ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह कर रहे हैं। शाहीन एयरलाइन के एक तैयारे को लाहौर एयरपोर्ट रनवे से हटा दिया गया है और आपको ये बताते चलें कि पीआईए इंजीनियरिंग अमले ने तैयारे को हटा दिया है। अहम खबरों से आपको आगाह किया और आज बात हो रही है, जैसा कि एक खुशखबरी भी है उस पर भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन फौजी अदालतों के कयाम की बहस जो है वो बढ़ती ही चली जा रही है और इससे मुतालिक आज जो आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें भी कौमी एक्शन प्लान और फौजी अदालतों के कयाम पर गौर हो रहा है। साथ ही साथ जनरल वाहिल शरीफ ये कहते हैं कि कौम और मुसल्लह अफवाज मिलकर इस मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। और आपको ये भी बताएं कि आज वजीर आजम की ज़ेर सदारत भी आला सतह का मशवरती इजलास भी आज फिर से होगा। आर्मी चीफ, DGISI और विफाकी वज़रा शिरकत करेंगे। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। माहिर कानून जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद इकबाल साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो नासिरा जावेद इकबाल साहिबा, बहुत शुक्रिया जायजा में प्रोग्राम में आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो फौजी अदालतों के कयाम से मुताल्लिक हम आपसे सवाल करना चाहेंगे कि फौजी अदालतों का कयाम कब और क्यों होता है। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे। देखिए, अक्सर और बेशतर तो ऐसा होता है कि जिस वक्त गसब कर लेती है ना अस्करी कुव्वत हमारे यहाँ रियासत को और रियासत का इक़्तिदार अपने हाथों में ले लेती है, तो वो जरूर करते हैं फौजी अदालतें कायम।
یا پھر کوشش کرتے ہیں جیسے مشرف نے کی تھی کہ ایسی عدالتیں ہوں سپیڈی ٹرائل ATA کی جس میں ایک بریگیڈیئر بیٹھے اور ایک بیٹھے جج. تو اس کو سپریم کورٹ نے سٹرائک ڈاؤن کر دیا تھا کہ یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، تو اس لیے وہ قائم نہیں ہو سکی. باقی جمہوری نظام میں تو آج تک کبھی بھی نہیں ہوا کیونکہ اس کی گنجائش ہی کوئی نہیں ہے. تو پھر آپ کیا سمجھتی ہیں کہ موجودہ حکومت جو فیصلہ کرنے جا رہی ہے فوجی عدالتوں کے قیام کے حوالے سے، کیا یہ لینا چاہیے؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ یہ اس وقت زیادہ فوج کی طرف سے مطالبہ ہے، کیونکہ اس وقت یہ جو رزم عذب ہے اس میں سب سے زیادہ جن لوگوں کو کوشش بھی کرنی پڑ رہی ہے اور جن کی بہادری اور دلیری کا ثبوت بھی آتا ہے، شہید ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ پھر جو یہ ہیں دہشت گرد ان کے ساتھ جس طرح کا بہیمانہ سلوک کرتے ہیں، ان کا یہ مطالبہ ہے کہ فوجی عدالتیں قائم کی جائیں. لیکن میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرتی ہوں، اگر ہماری سرحدوں کی دفاع کی ضرورت پڑے تو کیا ہم کبھی ججوں کو کہیں گے کہ آپ جائیے اور کریں سرحدوں کا دفاع؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں کیسے کرنا. اسی طرح جو فوجی ٹریننگ لیتے ہیں نا، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ سرحدوں کا دفاع کریں، اور اگر 245 ہمارا جو آرٹیکل ہے اس کے تحت ان کی مدد مانگے جو انتظامیہ ہے، تو ان کو اندرونی دہشت گردی اور کوئی بھی مسئلہ ہے اس کے خلاف ان کی مدد کرے، اور باقی ہر لحاظ سے ملک میں امن اور پائیداری لائے. لیکن دیکھیے اگر فوجیوں نے عدالتیں چلانی شروع کی، لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی، قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ایک معصوم شخص کی زندگی لی جائے تو ایسے ہے کہ جیسے ساری انسانیت کی زندگی لے لی گئی. تو چاہے میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے حالات بہت ہی برے ہیں، لیکن بہتر بات تو یہی ہو کہ جس کو جو کام آتا ہے، ججوں کی ٹریننگ بہتر ہو. جوڈیشل اکیڈمیز ہماری ہے، کل ہی انہوں نے ایک پوری فہرست بنائی تھی کہ کیا ٹریننگ ججوں کو دینی ہے. ایک ٹریننگ میں آ جائے، بیٹھ جائے ساتھ ان کے کوئی جیسے جج فیلڈ مارشل ہوتے ہیں یا جج مارشل ہوتے ہیں، وہ ان کو تھوڑی سی گائیڈنس دیں کہ ان کے ذہن میں کیا ہے. تو اور یہ بہت تھوڑے دنوں میں ہوتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں ضرورت ایسے پڑھنے کا امکان نہیں ہونا چاہیے کہ ہم سمجھیں کہ جی سب کام ہی جو ہے وہ افواج پاکستان کے ذمہ ڈال دیں. آخر کس لیے ہم نے 3 ستون بنائے ہیں اپنے ریاست کے؟ انتظامیہ اور مقننہ اور عدلیہ. عدلیہ کا کام ہے کہ لوگوں کو انصاف دے، اور انصاف جو ہے اس کے طریقہ کار ان کو سکھائے جاتے ہیں. 3 سال میں ہوتا ہے LLB، اس سے پہلے 2 سال ان کی ٹریننگ ہوتی، 5 سال لگتے ہیں جیسے ڈاکٹری کے. اب کوئی مریض ہے بستر مرگ پہ یا اس کا آپریشن ہونا ہے، تو کیا آپ اور میں کریں گے؟ میڈیا والے ہم تو نہیں نہ کر سکتے. بالکل ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ، یہ جو آپ نے بات کی بالکل بجا ہے، اور اس پر یہ مثال بھی صادق آتی ہے کہ جس کا کام اسی کو ساجھے. عدالتوں کا کام ہے انصاف مہیا کرنا، اور فوج کا کام ہے سرحدوں کی حفاظت کرنا. جیسے کہ آپ نے کہا کہ فوج کی جانب سے مطالبہ لگ رہا ہے فوجی عدالتوں کے قیام کے حوالے سے، اور اس پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاست دانوں کا کنسنسس بلڈ نہیں ہو پا رہا. تو پھر سچویشن کہاں پر جائے گی؟ دیکھیے میں سمجھتی ہوں سیاست دانوں کا کنسنسس اس لیے بلڈ نہیں ہو پا رہا کہ وہ ہے ہی ہماری جو اس وقت ہے نا منتخب نمائندے اور حکومت، یہ کمزور ہیں اور یہ بزدل ہیں. ان کو دلیر ہونا چاہیے اور جو بھی فیصلے کرنے ہیں اس پہ قائم ہو جائیں. اب یہ 20 پوائنٹس کا جو انہوں نے ایک بنایا ہے ایکشن پلان، اس پہ کوئی عمل کرتے نظر آتا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی اسلحہ لے کے نہ پھرے. ابھی پچھلے دنوں 4 دن ہوئے جب پیپلز پارٹی کا ہوا تھا وہ شہید بے نظیر کا اینیورسری، تو اس دن انہوں نے کیسے چلائی ہیں سب جگہ بندوقیں، اور کیا گجرانوالا میں یہ کہاں. تو یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ اگر جو وہ کرتے ہیں، جو کہتے ہیں وہ کر نہیں پاتے، اس لیے وہ اس معاملے میں بھی سوچتے ہیں کہ ہم بس ڈیلی ڈیلی جس کو کہتے ہیں، اور یہ اچھی بات نہیں ہے. اس کا عوام پہ بڑا غلط تاثر ہوتا ہے. ہم لوگ امیدوں سے ووٹ دیتے ہیں، ان کو اقتدار میں لاتے ہیں تاکہ یہ جم کے کہتے ہیں نا رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ بالکل. اور کیا سمجھتی ہیں جسٹس ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ، اگر فوجی عدالتوں کا قیام عمل میں آ جاتا ہے تو ملک کو خدشہ خدا نہ خواستہ مارشل لاء کا تو نہیں؟ دیکھیے آپ سمجھیے کہ مارشل لاء تو پھر تقریباً آ ہی گیا، اس لیے کہ یہی تو مارشل لاء کی علامتیں ہیں کہ ہر معاملے میں فوج جو ہے وہ اپنا جو ہے اثر دے. اور میں نے اخبار میں پڑھا ہے پرسوں ترسوں
कि मैं समझती हूँ शबीर राहील शरीफ साहब बिल्कुल खालिसतन फौजी हैं और उनका कोई इक़्तिदार संभालने का सियासी इक़्तिदार संभालने का इरादा नहीं। लेकिन जो हालात हमारे सियासतदान कर रहे हैं तो मैं देख रही हूँ कि वो डायरेक्शन दे रहे हैं कि जी इमरान खान धरने में ना बैठे। ये हेडलाइन थी परसों के अखबार में। फिर एक हेडलाइन थी कि मियां नवाज शरीफ और इमरान खान मिलके अपने सारे जो भी हैं इख्तलाफात उनको तय करें। तो अब मार्शल लॉ अगर नाम ना लगाएं तो बगैर नाम के भी ये तकरीबन मार्शल लॉ ही तो है। और जब अदलिया का जिम्मा आप दे दें फौज को तो देखिए, क्योंकि हमारे 3 सतून हैं रियासत के। एक है मुकन्नना जो कानून बनाती है, इंतजामिया जो उन पे अमल दरामद करती है, और अगर लोगों की कोई उनके हकूक जो है वो तलफ हों तो वो आते हैं अदलिया के पास दादरसी के लिए। तो फिर अदलिया के बजाय अगर फौज करेगी तो इसका तो यही मतलब हुआ ना कि फिर फौज ही ने हुकूमत की बागडोर संभाल ली। मार्शल लॉ की तरफ जाना क्या, इसी को आप बगैर मार्शल लॉ के जिस वक्त मुशर्रफ साहब तशरीफ लाए थे तो अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव कहते थे और तारड़ साहब को उन्होंने बराए नाम सदर रखा हुआ था। अब यहाँ पे वो सूरत भी अगर ना हो और खाली सारे इंतजामात वो संभाल लें तो फिर वो तकरीबन मार्शल लॉ ही तो हो जाएगा। ठीक, जैसा कि आपने अभी कहा कुछ देर कबल के आइन में ऐसी कोई गुंजाइश फिलवक्त नहीं है कि फौजी अदालतें कायम की जाएं, और बाकी भी माहिर कानून हमारे जितने हैं वो यही कहते हैं। तो ये जो आईनी तरमीम की बात की जा रही है कि आईनी तरमीम की जाएगी, इसको आप किस तरह से देखती हैं और हमारा आइन क्या कहता है इस बारे में? देखिए, आइन तो हमारा ये कहता है कि अगर आइन में तरमीम करने की ज़रूरत पेश आए तो 2/3 अक्सरियत से हमारी अगर वो है असेंबली, नेशनल असेंबली और सेनेट, ये दोनों पास कर दे बिल को तो वो और सदर उसको कर दे मंजूर तो ये हो जाती है तरमीम। लेकिन एक होता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि आइन की वज़ाक़ता है क्या। तो ये कुछ ममालिक में जहाँ आइनी हुकूमत है, क्योंकि देखिए ना बरतानिया या इसराइल या ऐसे ममालिक में आइन की हुक्मरानी है ही नहीं। जहाँ आइन की हुक्मरानी है वहाँ जहाँ पे मसलन हमारे हमसाए में इंदिरा गांधी ने एक दफ़ा कोशिश की थी कि इसी तरह आइन में तब्दीली लाएं जिससे सारा वज़ाक़ता जो थी वो तब्दील हो जाए और अपने पास बहुत सारा इक़्तिदार वो ले आए। तो जो सुप्रीम कोर्ट था उन्होंने स्ट्राइक डाउन कर दिया था कि जी ऐसी तरमीम नहीं हो सकती जो आइन की असल हैयत को बदल दे। तो ये भी एक मसला होगा कि अगर ऐसी तरमीम हो तो क्या इसका करना मुनासिब है या नहीं। यकीनन हालात हमारे बहुत संगीन हैं। मैंने अपनी देखे 74 साल उम्र में ऐसे हालात नहीं देखे। 67 साल पाकिस्तान को बने मैंने देखे हैं, लेकिन मैंने ऐसा होते नहीं देखा जो अब हो रहा है कि हम हर तरफ से घिरे हुए हैं मुसाइब व आलाम से। लेकिन मुकाबला करना हम सब का काम है, अवाम मिल के करे, हमारी मुकन्नना, इंतजामिया, अदलिया, ये सब शामिल हो। फौज जो है वो 4th है पिलर आप समझ लें, और 5th स्टेट है हमारी मीडिया। अगर ये 5 जो कुव्वतें हैं ये मिल के तो मुकाबला करे तो और सही ईमानदारी से करे, कोई दुनिया की कुव्वत जो है वो इनको जेर नहीं कर सकती। ठीक, नासरा जावेद इकबाल साहिबा, एतजाज एहसन हमारे बड़े सीनियर रहनुमा हैं, सीनियर माहिर कानून भी हैं, वो ये कहते हैं कि हुकूमत हमारा मशवरा ले, आईनी तरमीम के बगैर ही फौजी अदालतें कायम की जाएं। क्या ऐसा मुमकिन है? जी, ये मैंने उनसे कल सुना था। देखिए, उनका तजुर्बा मुझसे कहीं ज़्यादा है और वो सारी दुनिया के जो बेहतरीन 10 वकला हैं उनमें उनका शुमार हो चुका हुआ है। टाइम मैगजीन ने गालिबन कुछ साल हुए किया था। तो अगर वो ऐसी राय रखते हैं और वो कोई ऐसा निकालते हैं मंतक जैसे ऐसे हो सकता है तो मैं समझती हूँ ये शायद मुमकिन हो। लेकिन मैंने आपसे जैसे अर्ज किया कि जब एक अदालत में अगर जज भी बैठे और उसके साथ फौजी भी बैठे, तो हमारे यहाँ तो 1999 में इसका हो चुका है तजुर्बा, तो हमारी अदालतों ने इसको कबूल नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जी ये काम, और जैसे मैंने आगे अर्ज किया कि देखें बंदा मर रहा है तो उसका ऑपरेशन करने के लिए मीडिया वालों को तो नहीं हम बुला सकते। तो ये मेरे ताई तो ये ज़रा मामला मुश्किल है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि एतजाज़ हमें सब वकला को एक दिन बुलाए बार एसोसिएशन में और हमें ये समझाएं कि ये कैसे होगा, क्योंकि वकला का ही तो काम है ना कि ड्राफ्ट करें तैयार और फिर उसके ऊपर जो है मुकन्नना वो कानून पास करे। इसी तरह देखिए पाकिस्तान के क़याम में कायदे आज़म ने जब इतने माहिर वकील थे तो उन्होंने बताया था असेंबली को, जब शुरू में आए थे 11 अगस्त को, क्या हायत होगी असेंबली की। लेकिन बदकिस्मती से वो तो गुजर गए और फिर उसके बाद अगर नहीं कोई कानूनदान था अच्छा फील्ड में, हालांकि थे बहुत से लेकिन उनके सतह का कोई नहीं था, तो फिर वो आइन में बहुत सारी ऐसी चीजें आई जो शायद वो ना होती तो आज ये नौबत ना आती।
नासरा जावेद इकबाल साहिबा, चीफ जस्टिस का भी, साबिक चीफ जस्टिस का भी, इफ्तिखार चौधरी साहब का भी इस पर एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि आइन में कोई गुंजाइश नहीं कि फौजी अदालतें कायम की जाएं और जो मौजूदा अदालतें हैं उन्हीं को मजीद मौसर बनाने की जरूरत है और वही तमाम जो काम है वो कर सकती हैं। हमारे जितने भी माहिर कानून हैं, जैसे कि एतजाज एहसन साहब के भी हमने बात की, इनकी तमाम की राय जो है वो बड़ी डिफरेंट है। अगर ये तमाम एक पेज पर एक अच्छी राय मिलकर दें हुकूमत को तो ज्यादा बेहतर होगा। जी, मैंने यही अर्ज किया ना कि ये काम है बार एसोसिएशंस का या बार काउंसिल का। बार काउंसिल तो खैर वकला की रेगुलेट करते हैं कॉन्डक्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इस सिलसिले में एक समन करे अपना इजलास जिसमें उनके सीनियर वकला आए और फिर इन पॉइंट्स को करें डिस्कस। बल्कि लाहौर हाई कोर्ट बार ने तो आज किया हुआ है ऐसा इजलास मुनक्कद, 11 बजे का ही उनका टाइम है, तो वो कर रहे होंगे इस पे बहस मुबाहिसा कि इस पे हमने क्या तरकीब बतानी है। लेकिन वो कह रहे थे कि जी कोर्ट बनाना अच्छी बात है या बुरी बात है। असल में ये है कि एक ड्राफ्ट तैयार करें और बताएं कि हमके किस अंदाज से अपने अदालतों को मौसर करना है कि दहशतगर्द जो हैं उनका कल्ला कमा भी हो, लेकिन ये रियासत के उस सतून के जिम्मे हो जिसका काम है ये करना। अच्छा, क्या समझती हैं आप, अगर फौजी अदालतों का कयाम अमल में आ ही जाता है तो उसके बाद मौजूदा अदालतों की क्रेडिबिलिटी क्या होगी? देखिए, ये सारे मसाइल आप खुद ही तो सामने ला रही हैं। यकीनन ये मसाइल बन जाते हैं क्योंकि फिर अवाम का जो है ना एतबार या ट्रस्ट वो थोड़ा सा शेक हो जाता है कि जी ये अदालतें जो है ये क्या अपना काम खुद नहीं कर सकती, तो फौज को इनका काम करना पड़ता है। और आपको याद है कि जब वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत दिगरगू हालात थे यूरोप में, ये हिटलर ने अटैक किया हुआ था, तो जब किसी ने पूछा विंस्टन चर्चिल को, प्राइम मिनिस्टर इंग्लैंड को, कि जी क्या हालात है हमारे जंग में और अमन में, तो उसने कहा था क्या हमारी अदालतें चल रही हैं सही तौर पे? तो उनको कहा गया जी बिल्कुल सही चल रही। तो उन्होंने कहा फिर हमें किसी चीज की फिक्र नहीं। इतनी बड़ी जिम्मेदारी अदलिया की है क्योंकि वो मुनसिफ हैं, उन्होंने हर एक को इंसाफ देना और उसमें दहशतगर्द भी शामिल है। और दहशतगर्द को अगर वो सही तरीके पे डील करे तो सब दहशतगर्दी से मैं समझती हूँ खत्म हो जाएंगे। ऐसी बात, ये मॉरेटोरियम जो था डेथ पेनल्टी पे, इसमें भी बहुत इख्तिलाफ राय है, लेकिन मैं समझती हूँ इसका हटाना जो था ना ये बहुत जरूरी था। क्योंकि जब तक दहशत ना हो लोगों को, क्योंकि मौत का डर हर एक को होता है, तो अगर उनको ऐसा ना हो तो फिर मैं समझती हूँ वो ज्यादा आजादी से करते हैं दहशतगर्दी। और आप देखें जेलों से छुड़ा के ले गए ये दहशतगर्द अपने साथी दहशतगर्दों को पिछले साल, और जो किसी वक्त अपनी सजा भुगत के जिसको सजाए मौत ना हो वो तो 15 साल में बाहर ही आ जाते हैं, फिर बाहर निकल के वही कुछ करते हैं। ये तो बरतानिया का तजुर्बा हो चुका है जहाँ सजाए मौत की कि जब सजाए मौत उन्होंने देनी छोड़ दी तब से ये जो संगीन जराइम है ना वो दुगने हो गए। नासरा जावेद इकबाल साहिबा, क्या समझती हैं, कुछ हमारे रहनुमाओं के ये भी कहना है कि जजेस के तहफ्फुज़ात हैं, हमारे जो मौजूदा अदलिया में जजेस हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जाती जिसकी वजह से वो सख्त फैसले नहीं ले रहे, इसलिए भी फौजी अदालतें बननी चाहिए। क्या आप मुत्तफिक हैं इससे? देखिए, मैं तो समझती हूँ कि अगर उनकी सिक्योरिटी में कोई है कसर तो उनकी सिक्योरिटी ज़रूर एनहांस कर लेनी चाहिए, लेकिन ये उसमें साथ खातिर ख्याल रखना चाहिए कि एक ही बेंच के आगे हर वक्त ये दहशतगर्दी के केसेस ना आए, हर ये वक्त रोटेशन में रहे ताकि कभी किसी को पता ना हो कि किसके सामने कौन से केस लगे हुए हैं। और बल्कि जब फैसला सादर हो ना तो वो गुमनामी के तौर पे हो कि जी ये हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने या एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने जहां भी फैसला हुआ वो हुआ, नाम जज का जो है ना वो मंजरे आम पे ना लाया था। और दूसरी बात ये है कि अगर उनको ये महसूस हो कि ओपन कोर्ट होते हैं ना हमारे यहाँ, तो प्रोसीडिंग्स इन कैमरा कर लें दहशतगर्दी की जो बहुत सख्त संगीन है, ताकि कोई अंदर आके तो कोई खराबी ना कर सके। ठीक, नासरा जावेद इकबाल साहिबा आप हमारे साथ मौजूद ही रहिए। साबिक अमीर जमात इस्लामी मुनव्वर हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी हम इसी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। मुनव्वर हसन साहब, सबसे पहले तो प्रोग्राम जायजा में हमें ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। फौजी अदालतों के कयाम से मुताल्लिक हम बात कर रहे हैं और सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि फौजी अदालतों का कयाम आखिर क्यों कर हमें इसकी जरूरत पड़ गई और क्या इनका कयाम अमल में आना चाहिए? मुनव्वर हसन साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है, उनसे दोबारा भी राब्ता करने की कोशिश करेंगे। नासरा जावेद इकबाल साहिबा, आपकी जानिब में आती हूँ और जैसा कि हम इसी से मुताल्लिक बात कर रहे थे, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब फौजी अदालतों का कयाम अमल में आएगा
तो क्या उसमें सिर्फ दहशत गर्दी के मुकदमात ही समाअत के लिए जाएंगे या फिर दीगर मुकदमात भी वहां पर समाअत के लिए जाया करेंगे? देखिए, इस वक्त तो यही तासर दिया जा रहा है कि दहशत गर्दी और जो बहुत संगीन जराइम है दहशत गर्दी से मुंसलिक, उनके वहाँ होंगे जो ट्रायल होंगे और वो ही उनके जिम्मेदारी होगी, और आम जो दूसरे फौजदारी या दीवानी केसेस हैं वो हमारी जो मुल्की रेगुलर अदालतें हैं वो ही जो है वो उनको देखेंगी। लेकिन देखिए, मैं एक बात आपको यहीं पे इस वक्त तवज्जो दिला दूं, जिस वक्त ये मॉरेटोरियम सजाए मौत का उठाया गया और ये पिछले दिनों 4 दहशत गर्दों को सजाए मौत दी गई है ना ये बात, और आप देख लीजिए वो 4 दहशत गर्द जिनको कहा जा रहा है वो वही है जिन्होंने उसको मुशर्रफ के ऊपर कत्ल का एक कोशिश की थी, उस पर अमल भी नहीं हुआ, और वो क्योंकि कोर्ट मार्शल में उनकी ट्रायल हुई, उनके हो चुके हैं डेथ पेनल्टी जो है वो एग्जीक्यूट। बाकी जो दूसरे दहशतगर्द हैं वो तो उसी तरह जेलों में बैठे हुए हैं, अभी तक उन पे कुछ नहीं अमल दरामद हुआ। ठीक, नासरा जावेद इकबाल साहिबा, इन फांसियों से मुतल्लिक भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू हम लेंगे। साबिक अमीर जमात इस्लामी मुनव्वर हसन साहब एक मरतबा फिर से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इसी इशू पर बात करेंगे। मुनव्वर हसन साहब, सबसे पहले तो जायजा में हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। फौजी अदालतों के कयाम से मुतल्लिक सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या फौजी अदालतों का कयाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और आखिर क्यों कर हमें इसकी जरूरत पड़ गई? उनसे हमारा राब्ता फिर से मुनक़ता हो गया है और हम कोशिश करेंगे कि अब जब सही से राब्ता बहाल हो जाए उनसे तो फिर ही हम अपने सवाल को आगे लेकर चलेंगे। नासरा जावेद इकबाल साहिबा, एक मरतबा फिर से आपकी जानिब आती हूँ, और जैसा कि अभी फांसियों से मुताल्लिक आपने बात की, तो इसी से मुताल्लिक मैं ये जानना चाहूंगी कि ये जो फांसियों का इकदामात फिर से शुरू किए गए, इस पर अमल दरामद शुरू किया गया, इस इकदाम को आप कैसे देखती हैं, और क्या फेयर और फ्री तरीके से ये हो रहा है? क्या हम सही मुजरिमान को फांसी देने के काबिल हैं या फिर इसमें कोई कोताही भी हो सकती है? बात यह है कि ये जो फांसी की सजा को कल अदम करार देने के लिए दुनिया भर में तहरीक है, और उसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल और अक़वाम मुत्तहिदा ने पुरजोर इसरार किया है कि पाकिस्तान बहाल ना करे। मगर मैं समझती हूँ हमारे हालात और दूसरे ममालिक के हालात बहुत मुख्तलिफ हैं। हमारे यहाँ ये फांसी की सज़ा बहाल करने के बारे में मुझे कम से कम इख्तलाफ नहीं, बहुत से लोगों को है इख्तलाफ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि अगर कोई इस तरह के संगीन जराइम करे जिस तरह का देखिए सानिया 16 दिसंबर को पेशावर में हुआ, तो क्या उसके बारे में हम कोई ऐसा कदम ना उठाए जिससे उनके भी दिल दहल जाए। हमारा तो मैं समझती हूँ हर पाकिस्तानी माँ का जो दिल है ना वो टूट गया, और ये इस बारी जो नया साल चढ़ा है हर एक ने ये दुआ मांगी है कि अल्लाह ताला ऐसे वाकया ऐसे सानिया से हमें कभी मुकाबला ना करना पड़े। और देखिए, सिर्फ ये बात नहीं है कि लोगों को डिटरेंट हो, ये सारी जो बहुत सख्त सजाएं होती है ना, ये इसलिए होती है कि लोगों में जो करने वाले हैं दहशतगर्द, उनके दिल में भी एक खौफ हो और वो करे ना। दूसरी बात ये है, जैसे मैंने कहा, पीछे वो छुट के उनके दोस्त ही उनको छुड़ा के ले गए और रियासत कुछ ना कर सकी, हालांकि रियासत को पता था कि उन्होंने आना है, इसके बारे में पहले इतला थी। तो एक तो हमें हर जगह सिक्योरिटी को मैक्सिमम करना जरूरी है, कमजोरी कहीं नहीं दिखानी। और ये देखें कि उन लोगों को जब जेलों में रखते हैं तो उनका खर्चा कौन देता है? आप और मैं, दूध वाला, नान बाई, खाक रोब, ये इन सब पे आप देखें, दूध पे टैक्स है, रोटी पे टैक्स है, पानी पे टैक्स है, चावल पे टैक्स है, हर अशाए खुर्द और नोश पे टैक्स है। अब बिजली का टैक्स जो है वो फिर बढ़ा दिया, और जो पेट्रोल की कीमत दुनिया भर में कम हुई है 17% कहते हैं, वो आज से फिर नोटिफाई हो गया कि सेल्स टैक्स बढ़ेगा। तो ये टैक्स वगैरह जो जाते हैं, इस पे एक तो मैं समझती हूँ कि जो है ना ये हमारे एलीट नुमाइंदगान, उनकी सिक्योरिटी होती है, और या उन लोगों के खाने पीने की और उनकी जेल में रखने की। आप देखें इतने हजारों दहशतगर्द जिनको सजाएं हो रही हैं, 4000 शायद सजाए मौत के मुजरिम हैं जो इस वक्त जेलों में बैठे हैं, उनको हर रोज खाना पीना और सारा कुछ और उनका हर इंतजाम ये आपके और मेरे जिम्मे है। तो मैं नहीं समझती, हमें चाहिए हम बच्चों की तालीम की तरफ तवज्जो करें, हम लोगों की सेहत की तरफ तवज्जो करें। ये तो नहीं कि जिन्होंने इस किस्म के एक खौफनाक जुराइम किए उनको हम संभाली रखें और कह दें कि जी बस नहीं, अब ये 15 साल 20 साल जेल में रहेंगे, वो जेल में रहेंगे, उनके साथ वहां बदसलूकी भी होती है, ये भी मैं मानती हूँ। लेकिन बात यह है कि फिर ऐसी जिंदगी से तो मौत बेहतर है। सजाए मौत के बारे में मुझे कम से कम कोई एतराज नहीं, और मैं खुद
देखती रही हूँ कि 2000 से लेके 2002 तक मैं बैठती थी क्रिमिनल बेंच पे, जहाँ पे मर्डर रेफरेंसेस आती हैं हाई कोर्ट को। किसी को अगर सजाए मौत एटीए वाले भी दे ना, तो जब तक 2 हाई कोर्ट के जज ना उसको कर दे कंफर्म, उसकी सजा जो है वो कंफर्म नहीं होती। तो मैंने पहले अरसे में 1994, 5, 6 में मैं समझती हूँ 100 आते थे कॉन्फर्मेशन के लिए, तो एक की सजाए मौत कंफर्म होती थी। लेकिन ये जिस किस्म के खौफनाक और संगीन जराइम करते हैं, इनके लिए तो बेशुमार कॉन्फर्मेशन मैं औरत होते हुए मैंने की दूसरे जज के साथ, क्योंकि उस वक्त आप सोचते हैं जिसको रहम ना आया इंसानियत पे, उसके लिए इंसानियत क्यों रहम करे। ठीक, नासरा जावेद इकबाल साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद ही रहिए और इस पर जो बाकी लोगों को एतराजात हैं उनके हवाले से भी आपसे जानना चाहेंगे। यूरोपीय यूनियन की जानिब से भी दबाव डाला जा रहा है। अभी वक्त हो गया है एक शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इसी हवाले से डिस्कशन का सिलसिला जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिए। जायजा में एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे, और ब्रेक पर जाने से पहले जैसे कि गुफ्तगू हो रही थी जस्टिस नासरा जावेद इकबाल साहिबा से और फांसियों से मुतालिक हम बात कर रहे थे। नासरा जावेद इकबाल साहिबा, जैसे कि बहुत से लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आपने कहा कि आप बिल्कुल इसके साथ मुत्तफ़िक हैं कि फांसियों पर अमल दरामद होना चाहिए। यूरोपीय यूनियन की जानिब से भी बड़े दबाव का सामना करना पड़ रहा है, अब पाकिस्तान को डट जाना चाहिए? देखिए, जो डर गया वो मर गया। आप सोचिए कि जब दुनिया में इतनी आबादी नहीं फैल गई थी और बहुत सारे खाली इलाके थे ना, तो ये जो है थे इंग्लैंड में लोग वो क्या करते थे, जिसको सजाए मौत होती थी ना, उसको सजाए मौत ना देनी तो उसको भेज देना ऑस्ट्रेलिया, और सारा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड तो आबाद ही ऐसा हुआ। तो जिन ममालिक को इस पे एतराज है, और अक़वाम मुत्तहिदा भी अगर चाहते हैं कि हम सजाए मौत पे अमल दरामद ना करें, तो जिनको हमारी तरफ से सजाए मौत होती है उनको ले जाए, उनको खुद ही संभालें, अपने टैक्सों पे उनका खर्चा उठाए, यूनाइटेड नेशंस उनका जिम्मा ले ले, और अगर वो भाग जाए और वो वहां जाके कोई दहशत फैलाए तो वो फिर जिम्मेदार हो। देखिए, दीगरा जो है ना, इस तरह नसीहत आप नहीं कर सकते, ये ले जाएं उनको, फिर देखें क्या होता है। ये हालात भी तो हमारे यहाँ हमारी वजह से तो नहीं आए, ये बहुत सारे हालात के तो जिम्मेदार भी यही बाहर के ममालिक हैं, इसका वो सोचते नहीं। ठीक, नासरा जावेद इकबाल साहिबा, खुसूसी 3 अदालतें मुल्क में कायम की गई हैं, इस इक़दाम के हवाले से आप क्या कहेंगी? देखिए, असल में मैं सच बताऊं, मैं तो उस बात से जब से 16 दिसंबर से वाक़या हुआ है ना, मैंने तवज्जो से ये देखा नहीं कि कौन सी 3 अदालतें हैं, लेकिन अगर वो यही हैं फौजी वाली, तो इनके ऊपर नजर सानी मैं समझती हूँ करनी चाहिए, फौज के जो है सरबराह उन्हें भी और हमारे हुकूमती सरबराह भी, क्योंकि अगर ये इनमें हर एक में फौजी ही चलनी है जो है प्रैक्टिस, और वो फौजी अफसरों ने करनी है अदल गुस्तरी, तो ये तो बड़ी सोच विचार की ज़रूरत है। सानहा पेशावर से मुतल्लिक भी हम आपसे जानना चाहेंगे। यकीनन ये एक बहुत बड़ा सानहा था जिसे कभी हम फरामोश नहीं कर सकते हैं। इस सानहे का जिम्मेदार आप किसको समझती हैं? गो के इस पर सियासत भी नहीं होनी चाहिए, पॉइंट स्कोरिंग भी नहीं होनी चाहिए, इल्जाम तराशी भी नहीं, लेकिन कोई ना कोई तो जिम्मेदार है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो हर एक कहते हैं जी दहशतगर्द आए, दहशतगर्द आए, लेकिन अब यहाँ पे ये है कि उनको कमबख्तों को तालिबान बुलाने का एक रस्म चली हुई है। मेरा ख्याल है बेनजीर के जमाने में जो उनके थे एक जर्नैल साहब, उन्होंने ये चलाया था। तालिबान आप और मैं हैं जिनको सच्चाई की, इल्म की तलब है। ये लोग तो तालिबान हैं ही नहीं, इनको दहशतगर्द बुलाना चाहिए। ये इब्लीस की नस्ल से है, ये इंसान हैवान किसी उस मखलूक में से नहीं है, और अगर उन्होंने किया तो उसमें वजह है हमारी, मेरा ख्याल है रियासत की यकीनन है। देखे ना, अच्छा तालिबान कौन है, बुरा तालिबान कौन है? ना वो तालिबान है ना वो तालिबान है, तमाम तो है ही दहशतगर्द। और फिर अपने फायदे के लिए हर जो हुकूमत आती है ना, वो एक गिरोह को पाल लेती है। तो ये पालतू कुत्ते जो है ना, ये जब हल्के कुत्ते हो जाते हैं ना, ये मालकों को भी काटते हैं, और जब काटते हैं तो वो फिर ऐसी मौत मरते हैं जो हमारे अब्ज़े में सबके आ रही है। देखिए आप वहाँ पे हमारे सरहद पे क्या हुआ, वाघा पे, और ये देखिए हमारे एयरपोर्ट पे जो हमला हुआ, और उसके पहले मेरान एयरबेस पे हुआ, ये जो कुछ जो हुआ, अगर इसमें हमारे इंटरनल
गठ जोड़ ना हो और इन लोगों को पालतू कुत्तों की तरह ना रखा हो फर्क फर्क ग्रोहों ने, तो कभी ऐसा हो सकता है? ऐसे वाकयात जो है ना वो सिर्फ बाहर से आके, ये मैंने सुना है या देखा है कि किसी को अखबार में लिखा है कि जी ये चेचन था और ये सऊदी था और ये यूक्रेनियन था और ये कौन था। ये अगर सब हम मान भी लें कि जितने आए ये सारे गैर पाकिस्तानी थे, तो ये यहाँ कैसे आए? एक तो हम अपनी सरहदों को ज्यादा मजबूत करें, और ये कहते हैं कि जी ये सारा पोरस है हमारा अफगानिस्तान से बॉर्डर। मैं शुक्र कर रही हूँ कि अफगानिस्तान से हमारे ताल्लुकात बेहतर हो गए हैं, और अल्लाह करे बेहतर होते रहें और दहशतगर्दी का मुकाबला हम दोनों करें। लेकिन असल दहशतगर्दी वहां तो हमने शुरू की, हम बाहर के ममालिक के साथ शामिल होके, तो हमने जाके और अपने ही भाई बंदों को वहां मारा, और फिर वहां से जो मखलूक आई जो पना गजीन थे उनको हमने खैबर से लेके ग्वादर और कराची तक हर जगह जाने दिया और उनको खास मराहत दी। अब देखिए, शहरियों को शिकायत थी कि जी हमें उस किस्म की मराहत नहीं है, ट्रांसपोर्ट परमिट और क्या क्या ज़ियाउल हक ने उनको दिए, और क्योंकि सारा फायदा उसने उठाया और उसके हमजोली जो थे फौजी उन्होंने। और ये इसलिए जिम्मेदारी हमारी स्क्वायरली अपने पे आती है, लेकिन अवाम पे नहीं। अवाम जिसकी हर अवामी के शहरी की तरफ एक तोप और एक बंदूक का रुख किया हो, वो क्या कर सकता है? वो बोल सकता है? और ये सबसे ज्यादा खराबी तो उसने की ज़ियाउल हक में। जी, नासरा जावेद इकबाल साहिबा आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। इस वक्त सीनियर तज्जियाकार इरशाद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इसी मौजू पर बात करते हैं। इरशाद आरिफ साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया प्रोग्राम जायजा में हमें ज्वाइन करने के लिए आपका। फौजी अदालतों से मुताल्लिक हम डिस्कशन कर रहे थे, आप क्या समझते हैं फौजी अदालतों का कयाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और आखिर क्यों कर हमें इसकी जरूरत पड़ गई? देखिए, बात यह है कि अगर हमारा मौजूदा अदालती सिस्टम बेहतर अंदाज में काम कर रहा होता, अवाम को कोई शिकायत ना होती, तेज रफ्तार अंदाज में ये फैसले हो रहे होते, समाअत हो रही होती, वकलाए कराम को एक छोटे से मुकदमे के लिए बार बार टाइम ना मिलता कि अगली पेशी, तो फिर किसी को भी यह ना ख्याल आ सकता था, ना कोई सोच सकता था, और ना ये कह सकता था कि कोई नई अदालत कायम होनी चाहिए। और फौजी अदालतों में खूबी क्या है जिसकी वजह से लोग पसंद करते हैं इसको? कल एक सर्वे छपा है जिसमें 86% लोगों ने कहा है कि जी फौजी अदालतें होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ फैसले तेज रफ्तार होते हैं। जो जज होते हैं आमतौर पर फौजी, वो डरते नहीं है मुल्जिमों से, मुल्जिमों की चिट पर वो अदालत बर्खास्त नहीं करते और फिर लंबी लंबी पेशियां नहीं देते। जो काम 2 दिन में होने वाला है वो 2 साल में भी आम अदालतों में नहीं हो पाता। तो इन वजूहात से फौजी अदालतें जो हैं वो मुस्तकिल हाल नहीं है, क्योंकि अगर वो मुस्तकिल तौर पर चलाई जाएंगी तो उनका हाल भी मौजूदा अदालतों वाला हो जाएगा। लेकिन जिस तरह सर्जरी होती है एक मखसूस वक्त के लिए, मखसूस हालात में और मखसूस मर्ज के लिए, इसी बुनियाद पर ये दहशतगर्दी का नासूर है। इससे निपटने के लिए अगर फौजी अदालतें कायम होती हैं तो अवाम को तो उस पर कोई एतराज नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। सियासतदानों का मामला ये है कि हर मामले को सियासी अंदाज में देखते हैं, सियासी मुफाद के लिए देखते हैं, और इन चूंकि ये चोर उचक्के हैं, बेशतर लोग वो जो हैं करप्शन में डूबे हुए हैं, इन्होंने जराइम किए होते हैं, ये हर उस चीज से खौफजदा होते हैं जिसकी वजह से इनका एहतसाब हो सकता हो। तो इसी बुनियाद पर सबसे ज्यादा वही लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं जो काबिल एहतसाब हैं, जिनकी गवर्नेंस जो है। देखिए, ये आर्मी पब्लिक स्कूल में 134 बच्चे शहीद हुए हैं और थर में हमारे हुक्मरानों की बेनियाजी की वजह से, बैड गवर्नेंस की वजह से और बाकी जो मामलात होते हैं उसकी वजह से 200 से ज्यादा बच्चे शहीद हो चुके हैं, उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। तो ये खौफजदा है, ये समझते हैं कि फौजी अदालतें कायम होगी तो कहीं लंबा एहतसाब ना चले, उनकी बारी ना आ जाए, इसलिए इसकी मुखालफत हो रही है। अवाम को कतई तौर पर इससे सरोकार नहीं है कि अदालत फौजी है या सिविल है। उन्हें यह है कि इंसाफ मिलना चाहिए, जल्द मिलना चाहिए और मुझे उनको सजा मिलनी चाहिए। इरशाद आरिफ साहब, जैसे कि आपने कहा कि जो सियासतदान हैं वो खौफजदा हैं कि कहीं उनका भी एहतसाब ना हो जाए, इसलिए फौजी अदालतों के मुखालिफ हैं। आपने ये भी कहा कि ये मुस्तकिल हल नहीं है, तो फिर मुस्तकिल हल क्या है?
मुस्तकिल हल तो ये है कि मुल्क के अंदर एक ऐसा निज़ाम, कानूनी निज़ाम वज़ा किया जाए जो हर एक को इंसाफ दे सके। ये ना हो कि ताकतवर तो 2 दिन में इंसाफ हासिल कर ले, वो सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले ले, और गरीब जो है वो सिविल कोर्ट में, कचहरी में ज़लील ख्वार होता फिरे। एक मुस्तकिल कानूनी निज़ाम होना चाहिए, हर एक के साथ इंसाफ होना चाहिए, हर जुर्म की सजा मिलनी चाहिए, जल्दी मिलनी चाहिए, और हर ज्यादती का इजाला होना चाहिए। ये मुस्तकिल कानूनी निज़ाम। उसके अलावा एक समाजी और माशी इंसाफ मिलना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जनाब एक आदमी जो बैंक को लूट के खा जाता है उससे तो कोई पूछने वाला ना हो, और एक गरीब आदमी गुर्बत के हाथों, भूख के हाथों मजबूर होकर छोटी मोटी चोरी करता है तो उसको जनाब जेल में डाल दिया जाए और वो सारी उम्र जेल में गलता सलता रहे, क्योंकि उसकी कोई जमानत देने वाला नहीं है। ये एक मसावत पर मबनी, आज़ादी पर मबनी निज़ाम अगर नहीं आएगा, कानूनी, आईनी और इंसाफ का निज़ाम, तो उस वक्त तक ये जुर्म भी होते रहेंगे, ये अदम मसावत भी जारी रहेगी, और दहशतगर्दी की रोकथाम भी मुमकिन नहीं होगी। इरशाद आरिफ साहब, जस्टिस नासा जावेद इकबाल साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, और उनसे जब हमने सवाल किया तो उनका ये कहना था कि आइन में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं कि फौजी अदालतें बनाई जाएं, और आईनी तरमीम के भी हक में दिखाई नहीं दे रही थी। तो आप क्या समझते हैं कि अगर मौजूदा निज़ाम में हमें नजर आ रहा है कि कंसेंसस नहीं बिल्ट हो पा रहा और फौज मुतालबा कर रही है फौजी अदालतों के कयाम का, अगर कंसेंसस बिल्ड नहीं हो पाता तो फिर क्या सिचुएशन होगी? पहली बात तो यह है कि आइन में 21 तरामीम हो चुके हैं। वो इसीलिए तरामीम हुए हैं कि आइन में जब रास्ता नहीं मिला तो उसको तरमीम की गई। आइन में तरामीम इसलिए होते हैं कि जो चीजें आइन से मावरा करने की हैं या आइन में उनका जवाब नहीं निकलता तो फिर उसकी तरमीम की जाती है, नंबर 1। दूसरा ये है, इस बात को, हकीकत को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि मौजूदा कानूनी निज़ाम जो है वो इंतहाई फरसूदा है। एक शख्स अगर फंस जाए, लोग ये कहते हैं कि अल्लाह ताला थाने और कचहरी में किसी दुश्मन को भी ना ले जाए। आखिर कोई ऐसी बात तो है ना जिसकी वजह से लोग ये दुआ करते हैं। मौजूदा सिस्टम जो है वो इतना पेचीदा है और इतना महंगा है कि एक आदमी उसको अफोर्ड ही नहीं करता। अदालती निज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ। तीसरा पहलू ये है कि ये जो हम कहते हैं कि जनाब वाला आइन में तो रास्ता नहीं निकल रहा तो फिर कैसे किया जाएगा। बात यह है कि आपने कोई काम करना है या नहीं करना, मुल्क को देखना है, रियासत को देखना है, अवाम को देखना है, या उस आइन को देखना है जिसमें हुक्मरानों ने बार बार तरामीम किए हैं अपनी ज़रूरतों के तहत। जब हुक्मरान अपनी ज़रूरत के तहत उसमें तरामीम कर सकते हैं तो कौमी मकसद के लिए उसमें तरमीम क्यों नहीं हो सकती? एक रास्ता क्यों नहीं निकाला जा सकता है? ये तरमीम की इजाज़त जो आइन में दी गई है किस लिए दी गई है? अवाम के मफाद के लिए दी गई है, रियासत के मफाद के लिए दी गई है, तो उसमें दे देनी चाहिए। बाकी जहाँ तक इत्तेफाक राय का ताल्लुक है, ये एक फ्रॉड है। जब ये किसी हुक्मरान को, किसी सियासतदान को काम ना करना हो तो वो इत्तेफाक राय की शर्त लगाता है। बाकी मामलात में कहाँ इत्तेफाक राय है? ये जो पेट्रोल की कीमतें कम या ज्यादा की जाती है इस पर इत्तेफाक राय होता है। ये जो अवाम के साथ नाइंसाफी हो रही है इस पर इत्तेफाक राय है इनका। ये जो गवर्नेंस, बैड गवर्नेंस है, इस पर इत्तेफाक राय हो चुका है। जो काम इनको ना करना हो सियासतदानों को, हुक्मरानों को, इरशाद आरिफ साहब, बहुत शुक्रिया। सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे और आपसे हमने इस मौजू पर गुफ्तगू की, और आपका यही कहना था कि फौजी अदालतों का कयाम नहीं होना चाहिए। ये आपकी अपनी राय थी। नासा जावेद इकबाल साहिबा, आपकी जानिब में आऊंगी और नेक्टा से मुताल्लिक आपसे मैं सवाल करना चाहूंगी। 5 साल से हमारे मुल्क में दहशतगर्दी का जो एक जिन है वो बेकाबू है और दहशतगर्दी जारी और सारी है। नेक्टा हमारा एक इदारा हमने बनाया दहशतगर्दी के कंट्रोल के लिए, लेकिन 5 साल बाद अब हम देखते हैं कि उसका सिर्फ एक इजलास हुआ है। अगर इसको बहुत पहले ही फाल कर लिया जाता तो क्या समझती हैं कि ये दहशतगर्दी कुछ कंट्रोल में रहती? देखिए, ये दहशतगर्दी तो उस दिन शुरू हुई थी जब 1980 में हमने रूस के साथ मुकाबले में अमेरिका के कहने पे पैसे ले लिए ज़ियाउल हक ने, और हमारे लोग गए और वहाँ पे उन्होंने शहादतें भी दी, और वहाँ से जो आए लोग उन्होंने पाकिस्तान में दहशत फैलाई, ड्रग्स फैलाए और आर्म्स फैलाई, ये सारे क्लैशनिकोव वगैरह। वो दिन था 1980 से लेके अब ये देखें 34 साल ये हम पालते रहे। और जैसे मैंने कहा, हर जो है ना पार्टी वो अपना कोई ना कोई एक पालतू बना लेता है तंजीम को। तो हमने तो एक कुत्तों की टीमें पाली हुई हैं सबने।
तो ये दहशत गर्दी नेटा क्या करेगा? और एक तो ये बात है कि हर इदारे का सरबरा या जो रियासती इंतजाम है उसमें जो सूबे में है वो चीफ मिनिस्टर संभालता है, और जो वहां पे है वफाक में वो प्राइम मिनिस्टर संभालता है। वो उन्होंने हर चीज तो अपने पास रखी हुई है, इसलिए कि वो चाहते नहीं कि इक्तदार में कोई और उनके साथ हिस्सा बांध ले। तो वो कभी मीटिंग कैसे होगी? हर चीज में तो उन्होंने खुद अपनी टांग रखनी है। वो कभी तो यूरोप गए होते हैं, कभी अमेरिका गए होते हैं। तो ये सारी काम ये पाकिस्तान हमारा सबसे पहला मकसद है, अपने घर में रहे, दूसरों की तरफ ना देखें, उनके दबाव में भी ना आए, अपने काम खुद संभालें, नेटरा भी चले। और ये दहशतगर्द कभी यहाँ शुरू में आते ही ना, जैसे मैंने कहा, सरहदों पे तार लगाएं बिजली वाली, और सरहदों पे साथ हमारे अगर किसी मुल्क के साथ कोई इख्तिलाफात है, कुछ लेना देना करें। और देखें, चीन ने इतनी बड़ी दीवार आज से कई 100 साल बनाए, इंडिया ने नहीं हमारे साथ सारी तारें लगा दी, खानदार और बिजली वाली लोग। ठीक, नासरा जावेद इकबाल साहबा, माजरत के साथ आपकी बात काट रही हूँ, आखिरी 1 मिनट है हमारे पास, आपसे फाइनल वर्ड्स लेना चाहेंगे। जैसा कि आज 2015 का आगाज हो चुका है, इस पे शॉर्ट और क्विक आंसर आपका चाहिए होगा। क्या तवक्कुआत हैं और कैसा रहेगा 2015? क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं? हम सारी अवाम इस वक्त रियासती जो है सतून उनकी तरफ देख रहे हैं, जो 5 है, इंतजामिया, मुकन्नना, अदलिया, फौज और आप मीडिया, ये 5 है, और हम सब आपके साथ हैं। और अगर हम कहते हैं ना, देयर इज यूनिटी इज स्ट्रेंथ एंड डिवीजन मेक्स फेलियर। और दूसरी बात ये है, जैसे मैंने आपको पहले कहा, रज़्म हक व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। अगर हम अपने आप को मोमिन समझते हैं और हम मिल के खड़े हों और मुकाबला करें ईमानदारी से, दयानतदारी से, और ये ना सोचे कि इक्तदार जो है वो सिर्फ मेरे पास ही रहे, ये तो मुतलकुल अनानी जो है ना, ये तो हमारी सबसे बड़ी मुसीबत है। आपस में मिल के बांटे और फिर मिल के सब चीजों के ऊपर हम मुकाबला करें, और डरे नहीं, मुकाबला करें डट के। तो मैं समझती हूँ कोई पाकिस्तान को कोई नहीं पहुंचा सकता गज़ा। ठीक, बहुत शुक्रिया जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया प्रोग्राम जायजा में, बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, ये बात तो हकीकत है कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, अगर इत्तेहाद होगा तो ही कामयाबी होगी, और कोई हमारी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। प्रोग्राम जायजा से आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।